नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, पूरा मुल्क इस वक्त CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल उस पर बहस कर रहा है। हुकूमत ने बहुत तेजी से लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास करा लिया है और अब ये कानून बनने के लिए बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। राष्ट्रपति जी के यहाँ जाना है और कानून बन जाएगा। लेकिन इस पर बहुत ही अलग अलग तरीके से चर्चा हो रही है। इस बिल में जो खास बात है वो ये है कि जो विदेशों से आए हुए लोग, गैर कानूनी तौर पर आए हुए लोग, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें मुसलमानों के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, जो भी लोग होंगे, उन्हें हिंदुस्तान सिटीजनशिप देगा और मुसलमानों को नहीं देगा। इस पर बहुत ही डिटेल से चर्चा आ रही है, अखबारों में, आपके सामने, टेलीविज़न पर। मैं जो इस वक्त बात कर रहा हूं वो इसमें क्या क्या पहलू हैं ये समझने के लिए, आपके रूबरू कराने के लिए मेरे पास इस वक्त मेहमान मौजूद हैं। अनीस दुर्रानी साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे अरसे से कॉलम लिखते हैं, मुख्तलिफ अखबारात में इनके पॉलिटिकल कॉलम छपते हैं और इसके अलावा कांग्रेस में एक लंबे अरसे तक कुछ जिम्मेदारियां भी निभाई हैं और एक सीनियर कांग्रेस पर्सन भी हैं। अनीस दुर्रानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये इस वक्त जिस तेज़ी से ये बीजेपी लेड NDA हुकूमत जो है वो ऐसा लगता है कि अपने वोटर को पोलराइज करने के लिए, या क्या इसके मकसद हैं उस आर्टिकल 370 का हटाना, उसके फ़ौरन बाद अब ये CAB का लाना और NRC का एक एक्सरसाइज आसाम में हो चुका। ये बहुत तेज़ी से कई चीज़ें एक साथ आई हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? लोगों में बेचैनी बढ़ रही है और दूसरी तरफ वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने पार्टी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। एक मुल्क जो सेकुलर बुनियादों पर खड़ा हुआ था आज तक, उसमें ऐसा हो रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ये बुनियादी तौर पर जो एक इनका ख्वाब है मौजूदा हुकूमत का और जो हुक्मरान पार्टी है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो ये तमाम जो हरकतें ये कर रहे हैं, तमाम जो कानून बना रहे हैं, जो तमाम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, तरमीमात कर रहे हैं, उन सब का वाहिद मकसद ये है किसी भी तरह इससे पहले के बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसके खिलाफ उठ के खड़े हों, जितनी जल्दी ये एक अपने गाड़ी को दौड़ाकर उस तक ले जाएं, उसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेटर पर पैर है और ये नहीं देख रहे क्या दब रहा है, क्या कुचल रहा है। हाँ। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, आइन की बात है, तो इस जमात को हिंदुस्तान के आइन के ऊपर एतमादी नहीं है। जी। इस जमात का ये आइन, जिसको ये आज देशभक्ति का बहुत बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, ये जमात वो जमात की परवरदा है जिसने अपने हेड ऑफिस के ऊपर आज़ादी के 50 साल के बाद तक भी झंडा नहीं लहराया था। अच्छा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वो पार्टी, क्योंकि उनका झंडा बेसिकली वो एक भगवा जो झंडा है वो इनका राष्ट्र, ये समझते हैं कि यही हमारा राष्ट्र झंडा है। जी। यह RSS जो आज देशभक्ति की बातें इतनी कर रही हैं, ये अभी जाकर 20 साल पहले जब बहुत अवामी तौर पर इस चीज़ की चर्चा होने लगी, तब उन्होंने RSS के हेडक्वार्टर पर पूना में तिरंगा झंडा लहराया, राष्ट्र झंडा जो है। तो ये बेसिकली उसमें यकीन रखते हैं और कोई जो इनका नज़रिया है उसको छुपा कर भी नहीं रखा है इन्होंने, यानी अब मौजूदा पिछले गुज़िश्ता 15-20 साल से। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जिम्मेदार है कि वो इस सिग्नल्स को देख नहीं सकी कि कौन मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन मुल्क के आइन के तई क्या नज़रियात रखता है। उसको कांग्रेस जो एक लिबरल पार्टी है नज़रअंदाज करती रही। उसका खमियाजा आज कांग्रेस को भी भुगतना पड़ रहा है और इस मुल्क की आवाम को भी भुगतना पड़ रहा है। ये बहुत सख्त वक्त है कि ऐसी हुकूमत है जो मुल्क के आइन को, मुल्क के जो सेकुलर किरदार को एक तरह से ठेस पहुंचा रही है। इस हालत में जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? सियासी पार्टियों का तो आपने बताया कि सियासी पार्टियां किस तरह से चलीं और ख़ास तौर पे कांग्रेस को आपने जिम्मेदार बताया। अब सूरत हाल को संभालने का क्या कोई रास्ता आपको लगता है? देखिए, ये सूरत हाल तो बहरहाल
कभी भी बदल सकती है और कभी भी संवर सकती है। जी बुनियादी बात यह है कि हम उन आइडियल्स को, जिन आइडियल्स पे ये मुल्क बना था और जिन आइडियल्स के ऊपर ये सारा आइन बनाया गया था, उन नज़रियात के लिए लड़ाई शुरू करें और आगे बढ़े। और ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग लड़ नहीं रहे, लड़ रहे हैं लोग। इवन कांग्रेस में भी बहुत बुनियादी तब्दीली आई है। कांग्रेस ने जो अपना लिबरलिज्म का एक लबादा उतार दिया, बाकायदा आरएसएस का नाम ले लेकर उसको सुनाया जा रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस के किसी सदर ने नाम लेकर आरएसएस को बुरा भला कहा। राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी इसको कर रहे हैं। हाँ। तो ये इसमें रिजेंटमेंट लोगों में उठ रहा है, इसलिए कि अगर इनके आइन के ऊपर इनके जो नज़रियात पर चलते रहे तो ये देश बच नहीं पाएगा। जी। यही लोग हैं जिन्होंने 1935 के अंदर दो कौमियत नज़रिया पेश किया था। जी। और ये उसके बाद उसको पोशीदा रखते रहे, कभी सामने लाते रहे, कभी छुपाते रहे। अब जब ये 2014 में इनको पूरी तरह से इक़्तिदार मिल गया और एक ऐसी वाज़ह अक्सरियत इनको मिल गई जिसके हालांकि उसको मैं उसकी मज़ीद तफसील में जानना नहीं चाहता, वो भी मुतनाज़े है कि किस तरीके से, बाकायदा वो ईवीएम वाला जो मामला है वो मुतनाज़े है कि किस तरीके से अक्सरियत हासिल हुई है। लेकिन अक्सरियत हासिल होने के बाद जिस तरीके से इन्होंने अपनी एक दौड़ शुरू करी है, ये बहुत तेज चलने वाले अमूमन एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। अब भी जो पार्लियामेंट में जो उन्होंने बातें कही हैं वो कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया कि साहब दो मुल्क जब बटे थे तो उस नज़रिए को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। यानी उसी एक तरह से जिन्ना के नज़रिए की बुनियाद पर ये अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी एक गलत फहमी है। देखिए, पार्लियामेंट, ये ब्रिटिश वायसराय ने जो उस वक्त एक एक्ट बनाया था, उसके अंदर हिंदुस्तान में पहले वो एक्ट बना था, बहुत ये बात है कोई गालिबन शायद 42 के बाद की। जी। उस वक्त की ये बात है कि उन्होंने ये एक एक्ट पास किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान को दो मजहबी इलाकों में तकसीम कर दिया जाए। उससे निटी ग्रिटी में तो सब चीज़ें हैं, जिन्हें भी शामिल हैं। जिन्होंने जितना बड़ा जुल्म किया है, सावरकर का खुद नजरिया, सावरकर ने सबसे पहले दोनों कौमियत, ये 1935 में शुरू करा था इन्होंने कि दो कौमियत है हिंदुस्तान के अंदर, एक हिंदू है एक मुसलमान है। उसी को अंग्रेज ने पकड़ के 1942 के बाद इसको एक एक्ट पास किया। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस अखंड भारत की बात ये कहते हैं, अगर वाकई अखंड भारत रहता तो इनको इतना मौका ही ना मिलता। अखंड भारत पे ये सिर्फ बोलते हैं, उसके लिए कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। ये तो अलग अलग दो कौमी नज़रिए के ही बहाने, जैसे किसी एक घर की तकसीम हो जाए, एक घर का राजा मैं बन जाऊं, चाहे तकसीम हो जाए, बिल्कुल वो हालत है। अब भी वो उसी नज़रिए की मदद लेकर के एक तरह से अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे चला रहे हैं। देखिए, ये भी एक हिंदुस्तानी आवाम को गुमराह करने की बहुत बड़ी कोशिश है। हिंदुस्तान कभी भी ये इस तरह राष्ट्र के रूप में नहीं रहा। ये भी मुसलमानों की देन है। अकबर के ज़माने में जितना बड़ा हिंदुस्तान था, उतना बड़ा हिंदुस्तान उससे पहले कोई हिस्ट्री नहीं है। कहीं दूर दूर तक कहीं आप चले जाएंगे, इतने बड़े इस मुल्क के अंदर, साउथ के अंदर अलग छोटे छोटे रजवाड़े थे। जो कौमियत का तस्वुर है वो मुसलमानों ने दिया इस मुल्क को यकजा करके। ये जो नाम नहाद देशभक्त आज बात करते हैं, और उससे भी बड़ा हिंदुस्तान बनाया औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने। औरंगजेब की सल्तनत जो थी वो अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, और इधर बर्मा से आगे तक फैली हुई थी। जितना बड़ा हिंदुस्तान औरंगजेब के ज़माने में औरंगजेब छोड़ के मरे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते उसका। ये सरदार पटेल को कहते हैं कि उन्होंने मुल्क को इकट्ठा किया था। इनका अपना नज़रिया इस तरह से, ये तो कह रहा हूँ कि ये इस बात में बार बार इनको ये बेसिकली ये सब जो हैं हिटलर के चेले हैं। और गुरु गोबिल्स की जो थ्योरी है कि एक झूठ को इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि वो सच लगने लगे, ये उस पर अमल कर रहे हैं। और इसी चीज़ पर क्या, तमाम चीज़ों पर ये उसी तरह अमल कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि इसको अभी इन्होंने मुख्तलिफ स्टेटों के अंदर एक तरह के एक बंदी घर से बनाने शुरू कर दिए हैं। अभी रक्का की जो तामीर हो रही है, भाई काहे के लिए हो रही है? ये बिल्कुल वही स्टाइल है फंक्शनिंग का जो हिटलर का अंदाज था कि लोगों को मातूब करो, उनको गैर मुल्की करार दो, उनको यहूदी करार दो और उनको अंदर डाल दो, समझे। और इसके अलावा भी आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर एक जो लिबरल माहौल था और जो लिबरल लोग थे,
आप चाहे अनुदीप राय हो और इस किस्म के दूसरे राइटर जो इंटरनेशनल फेम के मालिक हैं, बड़े राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, अगर वो कोई एहतजाज उठाते हैं, एहतजाज करते हैं, साइन करते हैं, तो उनके खिलाफ FIR हो जाती है। जी। तो ये कौन सा, मतलब आप कौन से देश की तरफ ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं? आप हज़ारों साल पहले ले जाना चाहते हैं, जहाँ आपके ख्याल के अंदर रॉकेट भी थे और साइंस भी थी, इंटरनेट भी था। यानी मेरी समझ में नहीं आता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को शर्म नहीं आती कि वो इन तमाम चीज़ों को बाकायदा उसको एग्री करते हैं। जी। तो ये अभी देखिए 2014 से जिस तरह से तब्दीलियां आनी शुरू हुई और इस बार जो हुकूमत बनी है, अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, इसमें भी बहुत तेज़ी से कानून बनाने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जो अभी ऐसा सुनते हैं कि ये कॉमन सिविल कोड भी आने वाला है। तो ऐसी सूरत में क्या इतनी तेजी से सारी तब्दीलियां जो हो रही हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ है मुल्क, कहाँ जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, आखिर हम पूरा मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये बहुत ही सोचने समझने की बात है। देखिए, बहुत सख्त है ये बात कहनी, लेकिन ये जिस तरीके से चल रहे हैं, ये इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। और ये हिंदुस्तान की इंतहाई बदकिस्मती होगी कि अगर ये जमात इसी तरह बरसरे इक़्तिदार रही। इसलिए कि इनके यहाँ ना इंसानी जज्बात का कोई एहतराम है, ना इनके अखलाकियात का कोई मियार है। आप देखिए, मोदी जी सबसे ज़्यादा चिल्लाया करते थे कि साहब वो जो है औरतों की इज़्ज़त महफूज नहीं है कांग्रेस के राज में, औरतों की इज़्ज़त महफूज नहीं है जनता दल के राज में। तो ये तमाम चीज़ें वो चिल्लाया करते थे। आज अखबार उठाकर देखिए, शर्म आती है हमको ये कहते हुए कि हिंदुस्तान रेप की राजधानी बन गया है आए दिन। और इतना जुल्म तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि रेप का शिकार हो लड़की, वो अदालत जाना चाहे तो उसको अदालत न पहुँचने दिया जाए। वो दिल्ली में दुहार लगाने आए तो रास्ते के अंदर उसका एक्सीडेंट करके मार दिया जाए। और कौन लोग कर रहे हैं? और खुद उनकी पार्टी के लोग जहां एक्यूज हैं, उनकी सपोर्ट में MP, MLA, मिनिस्टर तक पहुंच जाते हैं। वो सनीगर साहब जो जेल के अंदर बंद हैं, साक्षी जी मौलाद जो पहले इनके बड़े सीनियर लीडरों में से हैं, वो उसकी बर्थडे मना रहे हैं। जी। इसी तरीके से वो रवैया हुआ था आसिफा वाले मामले के अंदर कि बड़े बड़े लोग जिम्मेदार थे। तो अब बहरहाल अगर मैं आपसे मुख्तसर ये पूछूं कि जिस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें ऐसा लगता है कि अपोजिशन पार्टीज की विल पावर या तो नहीं है, या पब्लिक से जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं है, या वो अपने आप को इतना मजबूत नहीं महसूस करते, या वो डरे हुए हैं कि उनके कुछ केसेस शायद हुकूमत सामने ले आएगी। आखिर इस पूरे इसमें पब्लिक वेलफेयर तो एक तरह से जीरो नज़र आ रहा है। आखिर ये किस तरह से क्या हो, कैसे सियासी लोगों का और मीडिया का क्या रोल होना चाहिए खासतौर पर? देखिए, मीडिया ही इसके अंदर रोल प्ले कर सकता है जितना भी, क्योंकि लोग तो बहुत सारे बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ और इन्हिमाक के साथ इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। लेकिन ये कि मीडिया इसमें रोल अदा कर सकता है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा। मीडिया तो अब सरकारी एक तरह से ऐसा लगता है कि वो नहीं, प्राइवेट। अब ये देखिए, सोशल मीडिया भी फिर अब है, और ये उसको भी गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं हर मुमकिन तरीके से। जी बिल्कुल। हालांकि सबसे पहले सोशल मीडिया के ज़रिए ही इन्होंने फ़ायदा उठाया और सोशल मीडिया के तवज्जुह से ही पावर में आए थे। जी। तो अभी अगर आपको कंक्लूड करना पड़े कि इसमें कुछ आपको कहीं उम्मीद नज़र आती है इसके बाद, या तेज़ी की तरफ से तेज़ी से हम मुल्क को एक तरह से बर्बाद होते हुए, गर्क होते हुए देखेंगे? क्या होगा, कैसे सूरत हाल? देखिए, इस मुल्क को दोबारा एक गांधी की ज़रूरत है, और जिस ऐसे गांधी की ज़रूरत है जो हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर चले। और ख़ास तौर से मुसलमानों से मैं समझता हूँ मुसलमानों को सत्याग्रह की राह अपनानी चाहिए जो बापू ने हमको दी है, और सत्याग्रह की राह पर चलकर ही हम इस गासिब और जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने शहरी हकूक़ की हिफाजत कर सकते हैं। वरना अगर बैठे रहेंगे तो ये एक दिन सब कुछ मट्टी में मिल जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया अनीस दुरानी साहब, आपने शुक्रिया। बहरहाल हमें वक्त दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और आपने जिस तरह से तफसील से बात बताई, और चूंकि आपकी बैकग्राउंड जर्नलिस्ट की भी है और सियासी भी आपने बहुत तजर्बे किए हैं, कांग्रेस में रहे हैं, तो ये हालांकि आपने एतराफ़ किया है कि कांग्रेस ने भी बहुत सी गलतियां की हैं, और मैं समझता हूँ गलती का एतराफ़ ही किसी भी जमात को या इंसान को बेहतरी की तरफ ले जाता है। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त बेहतर होगा और किसी तरह से मुल्क के हालात बेहतर हों, तरक्की की तरफ जाए, और हम सभी मज़ाहिब के लोग एक साथ आगे बढ़ें, इसी की उम्मीद के साथ मैं लेता हूं इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।